जिसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और वो टैक्स चोरी कर रहा था, उसको टैक्स नेट में लाने के लिए आई थिंक 7E इनकम टैक्स बड़ा एक मेजर बेसिक टैक्स है कि भाई नहीं आपने खाली क्यों रखी हुई है, इसको रेंट पे दो। प्लॉट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने इसको लगा दिया है और इसकी रीजन क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू अवॉइड इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं रेंटल डीम टैक्स 7E के बारे में। और 7E इज़ बाकी टैक्सेस तो मेरी नज़र के अंदर कोई टैक्सेस ऐसे नहीं है कि जिनको आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से रिमाइंडर के तौर के ऊपर, कि जितने भी टैक्सेस लगे हैं 236C और 236 के दोनों एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। और एज़ फार एज फाइलर्स एंड इवन एक्सपर्ट्स आर कंसर्न्ड, अगर वो फाइलर्स हैं तो उनके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जनाब आपको उसके बारे में बरी होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक्सपर्ट्स को मेरा मशवरा ये है कि आप ज़रूर फाइलिंग शुरू करें ताकि आप वो जो एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकें फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, ताकि अगर कभी भी जब आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है तो आप उसको एडजस्ट करा सकें अगेंस्ट दैट एडवांस टैक्स विच यू हैव गिवन ऑलरेडी अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। तो वो कोई एक बड़ा एलिमेंट नहीं है। जो असल एक चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी होश-पोश है वो है जी 7E। अब 7E के ऊपर जो है जनाब मार्केट के अंदर अब जाते हैं तो 90% लोग जो हैं जो उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं उनके ऊपर वो इम्पैक्ट ही नहीं है। ठीक है जी, ये है क्या? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 7E फॉर अ फिगर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका अपना घर है, योर ओन हाउस, योर ओन बिजनेस प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, ये दोनों एग्जम्प्ट हैं। तो इनके ऊपर आपने 7E डीम्ड इनकम टैक्स देना ही नहीं है। तीसरी चीज, आपकी कोई बिल्ट अप या कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप रेंटल इनकम दे रहे हैं, रेंटल इनकम के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, वो भी इस चीज से एग्जम्प्ट है। ठीक है। चौथी चीज, इसके अलावा अप टू 25 मिलियन FBR वैल्यू की प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो सारा कुछ तो एग्जम्प्ट हो गया। तो ये फिर 7E डीम इनकम टैक्स पड़ा कैसे? ऐसा इस 25 मिलियन की बात कर लें, इसमें एक दो काफ़ी चीज़ें हैं, वो हर प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली नहीं कैटर करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास 10 प्लॉट हैं, 10 प्लॉटों की वैल्यू जो है वो है 100 मिलियन FBR। ठीक है, अब ये 10 मुख्तलिफ प्लॉट है, इसके ऊपर जो है आपका 25 मिलियन एग्जम्प्ट है। 75 मिलियन के ऊपर आपने जो है वो टैक्स देना है। ठीक है जी, 75 मिलियन के ऊपर, 75 मिलियन के ऊपर सालाना टैक्स जो आपको पड़ना है मोटे तौर के ऊपर, दैट इज जस्ट 7.5 lakhs। अब ये उस सिनेरियो के अंदर है कि जनाब ये 7.5 lakhs अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल इनकम के अंदर आ रही हैं और आपका घर बना हुआ है और आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? हमने टैक्स नहीं देना, हमने कोई भी टैक्स नहीं देना, हम देना चाहते ही नहीं है। हम क्या करते हैं जी, घर बनाया हुआ है, रेंट पे नहीं दिया हुआ, कैश ले लो, गवर्नमेंट को टैक्स ना दो। ठीक है, बेसिकली ये 7E डीम इनकम टैक्स उन चीज़ों को कैटर फॉर कर रहा है। उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को कैटर फॉर नहीं कर रहा कि जिनके ऊपर जो है वो मतलब वैल्यू 25 मिलियन से कम है। और 25 मिलियन की वैल्यू की अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जिनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है। 25 मिलियन की वैल्यू वाले लोग शायद बहुत कम है, 2-4-5% लोग पूरे पाकिस्तान में इम्पैक्ट आता होगा। सिर्फ और सिर्फ उस सर्टन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना है। ठीक है, सो मैंने जी 4 घर हैं जी, लेकिन मेरे तो जी 4 घर रखे हुए जी, 3 घर एम ही बना के रख दिए, छोड़ दिए जी। मैं तो टैक्स देंगे नहीं जनाब, मेरा क्या टैक्स देने का ताल्लुक है? मैं तो 4 घर क्या कर रहे हैं आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि एक घर में आप खुद रह रहे हैं, 3 घरों को आपने रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन आप रेंट जो है वो कैश में ले लेते हैं और कैश में लेके उसको खर्च कर देते हैं। और गवर्नमेंट को आप कहते हैं जी मैंने आपको 1 रुपया नहीं देना, मैं तो रेंट पावे ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं कैश में ले रहे हैं तो मैंने अपना टैक्स जो है ना वो ऐसे तरीके से बचा लेना। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है वो बेसिकली इस तरीके से आपके ऊपर जो है वो टैक्सेशन डाल दी है इनडायरेक्ट, ताकि एटलीस्ट अगर आप ये भी क्लेम करेंगे जनाब मेरे जी 4 घर हैं, 2.5 करोड़ रुपए की उनकी मालियत है FBR वैल्यू, एक तो मेरा एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है, एक में मैं रह रहा हूँ,
तो बाकी जो 2 हैं मैंने उनके ऊपर भी टैक्स नहीं देना, मैं कैश रिसीव कर लूंगा। अब उनके ऊपर जो है वो आपको जो है वो 5 लाख रुपया सालाना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ये थोड़ी सी असल कहानी और किस लिए ये लगाया गया। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाले लोगों को तो आप टैक्स नेट में इस तरह से लेकर आ रहे हैं, दैट मेक्स सेंस। प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि जनाब ये टैक्स जो है वो प्लॉटों पे भी लग गया, जो टेक्निकली कोई रेंट नहीं देते, जीरो रेंट। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स गिव जीरो रेंट, स्पेशली सोसाइटीज के अंदर। सो ये जो एक इशू है, आई थिंक ये एक मेजर इशू है। जिसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और वो टैक्स चोरी कर रहा था, उसको टैक्स नेट में लाने के लिए आई थिंक 70D इनकम टैक्स बड़ा एक मेजर बेसिक टैक्स है कि भाई नहीं, आपने खाली क्यों रखी हुई है, इसको रेंट पे दो। रेंट की इनकम है, रेंट से इनकम ना आ रहा है, उससे आप 5 लाख रुपए टैक्स दे दोगे, बल्कि रेंटल इनकम का टैक्स दे दोगे, वो इतना ही बन जाएगा, तो आपकी बचत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना पड़ता। प्लॉट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने इसको लगा दिया है, और इसकी रीजन क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। प्लॉट्स के ऊपर एक्चुअली इसलिए लगाया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट मॉडल ये बन गया है कि जनाब हम नॉन प्रोडक्टिव एसेट को जो है वो एक एसेट क्लास हमने बना दिया। मैं एक छोटी सी रील देख रहा था, उसके ऊपर कहा जी प्लॉटों के ऊपर जनाब ये टेंजिबल एसेट है और इसको जो है ना वो नहीं होना चाहिए। देखिए प्लॉट जो है वो इटसेल्फ जो है कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट। और अब विद 7E इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन अ प्लॉट, मोस्ट ऑफ द रिच पीपल जो हैं उनके लिए जो है वो ये एक लायबिलिटी फर्दर ऐड ऑन होगी, या फर्दर एक टैक्स उसके ऊपर ऐड हो गया। लेकिन अगेन प्लॉट्स के ऊपर मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी प्लॉट्स की कुल मालियत जो एक्स्ट्रा प्लॉट आपके पड़े हैं 25 मिलियन से नीचे है, ठीक है जनाब, लेस देन 25 मिलियन, तो आपका जो टैक्स है वो 7E0 है। 25 मिलियन से ऊपर के जो प्लॉट हैं, लेट्स सपोज 75 मिलियन, अगर आपकी टोटल प्रॉपर्टी 100 मिलियन की थी, 75 मिलियन के ऊपर जो है आपको 7.5 लैक्स का टैक्स पर ईयर देना पड़ना है टू इन अगेंस्ट दीज प्लॉट्स। और गवर्नमेंट बेसिकली यही चाहती है, जो पर्पस मुझे इस पूरी कहानी का लुब्बे लबाब समझ में आया है कि वो लोगों को ये कह रही है कि यार आप लोग यहाँ से निकलें, प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ज़रा कम करें, और आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, घरों में कर लें, कमर्शियल्स में कर लें, अपार्टमेंट्स में कर लें, हाई राइज में कर लें, रेदर देन कि आप इसको प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा इसका कोई और लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि प्लॉट्स के ऊपर ये टैक्स जानबूझ के क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि वो एक रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लिहाजा जब आप इसको सारा देखते हैं, और ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपका अपना घर इसमें नहीं आता, आपकी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी जिसको आप बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें नहीं आती, आपका रेंटल इनकम अगर दे रहे हैं अपनी बिल्टअप प्रॉपर्टी से वो इसके अंदर नहीं आती, 25 मिलियन FBR तक, उसके बावजूद इन तीनों चीज़ें आपकी हैं, उसके बाद 25 मिलियन आपका फिर एग्जम्प्ट है, फिर उसके ऊपर की जो 25 मिलियन से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर आपको ये 7E टैक्स जो है ये देना पड़ना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए जनाब वो इनकम टैक्स कमिश्नर से आपने जी सर्टिफिकेट लेना है, ये करना है, वो करना है। देयर आर सो मैनी वेज अराउंड इट, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल के अंदर कि बहुत ही अमीर लोग हैं वो शायद इसके अंदर कुछ नरगे के अंदर आए। 90% ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं थोड़ी सी बढ़ती अमाउंट्स, आई डोंट थिंक सो कि वो इसके अंदर आएंगे। रीजन मैं बता देता हूं कि चूंकि इट्स एन इंडिविजुअल टैक्स, और फॉर एग्जांपल अगर आपकी 75 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं अभी, एंड यू आर अ पर्सन, ये FBR वैल्यू, हालांकि 75 मिलियन का अगर मैं 100 मिलियन की बात करूं कि 100 मिलियन की प्रॉपर्टीज FBR वैल्यू की अगर किसी के पास है, तो एक्चुअली उस बंदे के पास कम से कम भी जो है मेरे हिसाब से 200 मिलियन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यूजुअली प्राइसेस 60-70% के ऊपर ही हैं, उससे ज़्यादा ऊपर अभी तक नहीं है। तो 200 मिलियन, चले 200 नहीं करते हैं, हम इसको और कम कर लेते हैं, हम 70% के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं यार 160 मिलियन की प्रॉपर्टी है। तो 160 मिलियन के ऊपर एक्चुअली आप 7.5 लैक्स दे रहे हैं, राइट? उसमें से भी आपकी एग्जम्प्ट है सारा कुछ। और उसके बाद अब एक और एंगल से इसको हम देख लेते हैं, राइट? और ये सिर्फ है प्लॉट्स की बात, क्योंकि प्लॉट्स इज द ओनली सेक्टर जिसको ये अफेक्ट कर रहा है, घरों को और उसको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज वो आपकी रेंटल इनकम के थ्रू वो टैक्स जो है वो मीट अप हो रहा है।
सो ये वाहिद कंसर्न एरिया है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि जी के ये थोड़ी सी ज्यादती है इस मामले के अंदर कि जनाब ये डीम टैक्स लगा दिया गया, बट उसके लिए रीज़न ये है कि जनाब लोगों ने प्लॉट्स को एक इन्वेस्टमेंट टूल बना के, एक एसेट बना के उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी एक्चुअली गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेतहाशा लॉस हो जाता है, बिकॉज लोग उसकी वजह से किसी प्रोडक्टिव एसेट्स में, प्रोडक्टिव कामों में नहीं जाते। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के अंदर बिजनेस के फिजिबिलिटी, ईज़ चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और उन पे कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय हम लोगों को यहाँ पे तंग कर रहे हैं, और रैदर देन कि हम उधर ईज़ दें और ताकि लोग उधर जाएं कि जी के प्लॉटों से ज़्यादा प्रॉफिट है तो इस तरह जाएं, इसकी बजाय हम उल्टा नेगेटिव हिसाब ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी प्लॉटों में भी कोई प्रॉफिट नहीं है तो अब जाओ, राइट। सो you know whatever that mindset is, I don't understand जो भी लोग on the helm of affairs हैं, how do they think, but again how do you avoid it? Very simple. So for example आपकी फैमिली के अंदर 2 3 4 मेंबर्स हैं, so बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है 60-70% वेरी इजीली जो जिनके ऊपर ये डीम टैक्स लगता भी है वो बड़ा इजीली इसको अवॉइड कर सकते हैं कि अगर उनकी फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 4 बंदे हैं, तो 25 मिलियन ईच की अप्रॉक्सीमेट इनटू 4 वो करके everyone comes down the threshold of 25 million and then you don't have to pay any tax on that. So एक तो ये तरीके का, so टैक्स को with the right people, and मैं बता दूं कि I'm not a tax expert, so do consult your tax expert whenever you have the time and he will give you, there are other ways to कि जनाब इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्या इस प्रॉपर्टी को बिजनेस में दिखाया जा सकता है, क्या इसको बिजनेस के लिए यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, आप कोई वेयर हाउस बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। द ओनली थिंग गवर्नमेंट वांट्स यू इज़ कि जनाब उस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो खाली प्लॉट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम पड़े हैं यार, उनको कोई उनके अंदर लोगों का पैसा किस तरह से बाहर निकाला जाए, और या फ्यूचर के अंदर डिस्करेज किया जाए कि यार एक्स्ट्रा प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स फजूल की ना करें और कंस्ट्रक्टिव साइड के ऊपर और इस तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को करें, घर बना के बेच दें, कुछ और काम कर लें, वेयर हाउसेज बना लें, खाली प्लॉट को रहने ना दें, उसका कोई ना कोई यूटिलिटी या यूजेज जो है वो उसकी निकाल लें, एंड दैट्स आई थिंक वेयर द थिंग इज। सो डू कंसल्ट योर टैक्स लॉयर। आई थिंक अगेन शायद एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बिलियंस ऑफ रुपीस वर्थ FBR वैल्यू है, कितने होंगे, राइट, बिलियंस की उनकी है वर्थ है, या बिलियंस भी छोड़े चले जी, मैं कहता हूँ मल्टी मिलियंस में हैं, किसी की 250 मिलियन है, किसी की 300 मिलियन है, ठीक है जी। ये जो सेक्टर है ये इस 7ED इनकम टैक्स, और उसके पास भी वो भी अगर उसके पास प्लॉट हैं सारे के सारे तो उसका इम्पैक्ट इसके अंदर आएगा। सो अगेन ये बड़ा शायद 1% ऑफ द एंटायर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है, लेकिन वो 1% इतना स्ट्रांग है कि उसने पूरी मार्केट को जो है ना वो एक दफ़ा हिला दिया है, और उसने परेशानी में ओ हो ये जो इस चीज़ से जो है ना जनाब तबाही फिर जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, एंड फाइन, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क in Pakistan. So we have to understand, and I personally think that it will have that kind of impact on the plots for some time to come. जो इनकम टैक्स का पूरा प्रोसीजर है 7E का, वो भी बड़ा अजीब सा स्टूपिड सा प्रोसीजर है। आई डोंट रियली एग्री विद इट। जनाब आप कैसे उसको रैशनलाइज करेंगे, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। इट कुड हैव बीन डन इन अ मच ईजियर वे, बट ऑल हेल्स टू द पीपल ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स टू they do things, they don't really understand how to do things, but they still do things, and at the end of the day कई चीज़ों में उनको बैक ऑफ करना पड़ता है, कई चीज़ों में उनको जो है वो मुँह की खानी पड़ती है, कई चीज़ों में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं होती, बिकॉज वो राइट लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेकर आते, उनसे मशवरा नहीं लेते, और मार्केट में फजूल किस्म की नेगेटिविटी जो है ना वो क्रिएट हो जाती है, जो होनी नहीं चाहिए। अगर उस चीज़ को प्रॉपर्ली लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को प्रॉपर्ली बताया जाए कि these things are not actually going to impact you that much, जितना आप इसको सोच रहे हैं या जितना आप इसको बढ़ा रहे हैं। Except the plot sector, और रियल एस्टेट इज़ नॉट जस्ट प्लॉट सेक्टर, सॉरी टू से। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो शायद बुरा भी मानेंगे, समझेंगे कि नहीं प्लॉट 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 प्लॉट, ये अपनी सरजमीन तो अपना आसमान सबसे बड़ा,
और ये वो सारा चीज़ें हैं। सो दैट्स नॉट ट्रू, राइट। जो आपने अगर पूरी दुनिया को देखना है, पूरी दुनिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर घर हैं, उसके अंदर हाई राइजेस हैं, बहुत मेजर चंक, क्योंकि आपकी सेंट्रल सिटी लिविंग के लिए आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, और यानी हमें इनको जो है ना, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा तो हम दुनिया के अंदर आगे चल सकते हैं। अगर हम इनको लेके बैठे रहेंगे तो हम फिर कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो प्लॉट ले रहे हैं 20-20, 30-30 सालों के लिए, इसको छोड़ दें। आई थिंक इट्स मच बेटर कि उसकी जगह पे आप घर बनाएं, सेंट्रल एरियाज़ के अंदर आएँ, मूव टूवर्ड्स द सिटी, हाई राइज के अंदर चले जाएं, प्लाजाज बनाएं, कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट करें, अपने बिजनेसेस डेवलप करें, फैक्ट्रीज लगा लें उस पैसों से। ऑल दो अगेन उसके ऊपर एक लंबी डिबेट बाद में है कि जनाब क्या करना चाहिए। बट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइसेस विच आई रियली वांट टू गिव, एंड आई विल वांट टू कि मैं इसके ऊपर जो आपसे डिस्कस करूं, अगर एक शख्स बहुत ही ज़्यादा लैंड का और उसको बहुत ख्याल है, सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्लॉट्स एंड फाइल्स, राइट, this is one place you really want to go. एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन भी आपकी, आसमान भी आपका, जगह भी बड़ी, पैसे भी कम, और ठेका भी आ रहा है। तो दैट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट लैंड एज सच, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ लैंड यू कैन बाय राइट नाउ। ठीक है जी, अगर आपने लैंड ही लेनी है तो एग्रीकल्चर लैंड इज वन ऑफ द बेस्ट बायज एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर दोज लैंड लवर्स हु वांट टू गो देयर। एंड anyways, Bill Gates is one of the biggest investors of agricultural land. और ये इवन जो बिल गेट्स है, उसके अलावा फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ फार्म लैंड्स। सो फार्म लैंड, yeah, that's something आप बिल्कुल भी कभी भी, you can never go wrong with that land. ठीक है? So again, I am not against land, right? I'm just against those plots which are not productive. And मैं सब्जेक्टिवली आपको समझाता हूँ कि उसमें से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। एग्रीकल्चर लैंड में रहें, आपकी कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता, आपको जो है उसके ऊपर जो है वो ठेका भी मिलेगा जी साल का। अब तो मेरा ख्याल है एकड़ के ऊपर लाख, 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया ठेका मिलता है। 8 ले लें, 8-10 लाख रुपया आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड थोड़ा सा आप आउटस्कर्ट्स में चाहते हैं, 30 लाख, 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, ठीक है जनाब, एकड़ भी आपको मिल जाती है। सो व्हाई नॉट go there, right? If you are so much fond of land, why not buy bigger chunks of land, huge chunks of land with agricultural potential? So guys, that's all. Inshallah ta'ala, this is something जिसके ऊपर हमें बड़ी एक discussion की ज़रूरत है, and I think for the sake of Pakistan, this is a much more productive sector. अच्छी फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं आप, और पाकिस्तान is an agricultural country, so at the end of the day, we can always develop that sector again. आप खुद कफील हो जाए चीज़ों के अंदर, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, पाकिस्तान कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सो समवन हु इज़ लुकिंग एट थिंग्स इन दैट वे कि हमने ये लैंड प्लॉट फलाना, उसके लिए आई थिंक दिस सेक्टर इज़, और इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इसके सिस्टम्स को रेगुलेट करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला इन डिटेल वीडियो विल कवर इट अगेन कि जहाँ एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को कैसे करें, और गवर्नमेंट को कुछ आइडियाज़ देने चाहिए कि यार वो इसमें लोगों को एटलीस्ट इधर ले आए ताकि डेवलपमेंट साइड के ऊपर लोग रहें और कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्टिविटी निकले। सो गाइज, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह ताला आई होप इसमें आपने 7 इंडियन इनकम टैक्स और उसके पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने नॉर्मल टैक्सेस का बताया, आपको वो जो भूत है वो काफ़ी हद तक उतर गया होगा कि ये कोई बहुत बड़े इम्पैक्ट इसका नहीं है, सवाए बातों के, सवाए एक साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी बिल्टअप होने के। शायद 95% to 98% लोगों को तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। 1-1.5-2% जो हाईली इन्वेस्टेड लोग हैं उनका इसके अंदर टैक्सेशन का नेट के अंदर जो है वो आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी फेयर बाय द गवर्नमेंट। बाकी आगे इवन अगर कुछ FBR वैल्यूज़ बढ़ती भी हैं तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि जनाब कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या कोई ऐसे कि जनाब कोई इधर आग लगा देगी और टैक्स पे टैक्स डाल दिया गया है। जब आप उसको देखेंगे तो एज फार एज डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न, टैक्सेस आर अगेन वेरी रीजनेबल। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम पर्सनली वेरी फाइन विद इट। मेरा ख्याल है कि जनाब बाकी लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, जो स्पेशली अगर हमारे फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपने लोगों को एजुकेट करें, शऊर दें कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दीज आर ऑल एडजस्टेबल टैक्सेस। एंड इंशाल्लाह ताला
पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। एंड हमारी जो मेन असल में कंसर्न होना चाहिए ना, वो ये रियल स्टेट नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए इकॉनमी चले। इकॉनमी चलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगी, तो रियल स्टेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क, हमने वी हैव सीन ह्यूज लॉसेस, वी हैव सीन ह्यूज डाइव डाउन जो हमने किया है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि जनाब अगले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान अपनी रिकवरी फेजेस के अंदर आएगा। और दुनिया के अंदर प्रॉब्लम से दुनिया भी रिकवरी में जा रही है, हम भी इंशाल्लाह ताला रिकवरी में आएंगे। और अगले 2-3-4 सालों के अंदर आपको अगेन इन सारी चीज़ों के अंदर यू विल सी थिंग्स राइजिंग अप। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।